नमस्कार दोस्तों, कई बार स्टूडेंट के क्वेश्चन आते हैं कि सर राजस्थान लेब असिस्टेंट 2022 के लिए तैयारी कैसे करें, इसके लिए कुछ स्ट्रेटजी बता दो। तो यहाँ पर अब मैं बात करता हूँ तो लगभग 60 दिन आपके पास है, आपके पास लगभग 60 डेज बचे हुए। तो पेपर का पैटर्न अगर मैं पुराने पैटर्न से बात करूं तो ये 300 नंबर का आएगा। ठीक है, पुराने टाइम पे जो पेपर हुआ था लास्ट टाइम, तो 300 नंबर का पेपर था, जिसमें 100 नंबर का था आपके जीएस पोर्शन। और जीएस पोर्शन को आप नॉर्मली बोलते हो दैट इज द जीके पोर्शन। सेकंड पोर्शन था दैट इज द टेक्निकल, ये था 200 नंबर का पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री और सॉरी बायोलॉजी। ये 70 70 60 कैसे भी आप डिवाइड कर लो, लगभग यही एवरेज रहता है। तो हर सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। एग्जाम डेट आपके लगभग 28 से 29 जून को होगा, यही आपके डेट होने वाली। यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो ये जीएस जीके वाले पोर्शन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स चार चीजें कंसिडर होती है। मोस्टली हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये तो पूछी जाएगी। पॉलिटी और इकोनॉमिक्स आपके सिलेबस में दे दे या ना दे, इसका कोई भी श्योरिटी नहीं है। तो अगर आपके पास अभी तक सिलेबस ऑफिशियली नहीं आया कि क्या क्या पूछा जाएगा, तो माय डियर फ्रेंड आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी अभी सिर्फ दो सब्जेक्ट पढ़नी है, अभी सिर्फ आपको दो सब्जेक्ट पढ़नी है। फॉर एग्जाम्पल आप पॉलिटी और इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट कर लेते हो और आपको पता चला कि ये सिलेबस में ही नहीं है, तो आपको लॉस हो सकता है। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी दो चीज़ें आपको मोस्टली पूछी जाएगी। क्लियर है। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी को आप अच्छे से क्लियर कर दो। और हिस्ट्री में भी जो मैक्सिमम पोर्शन है वो करना आपको आर्ट एंड कल्चर वाला। आर्ट एंड कल्चर वाला जैसे पहनावे, कौन कौन से पहनावे है, त्योहार वाला पोर्शन आप क्लियर कर देना। कौन कौन से दुर्ग, कौन कौन से किले कहाँ से फेमस है, कहाँ के प्रसिद्ध है, इन चीज़ों को भी आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। फिर मैं बात करता हूँ दैट इज़ अबाउट द टेक्निकल पोर्शन। और टेक्निकल पोर्शन में क्या होता है, आपके होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो फिजिक्स 60 नंबर की लगभग, केमिस्ट्री भी 70 नंबर की और बायोलॉजी भी 70 नंबर की। तो फिजिक्स में कुछ टॉपिक है जो आपको अच्छे से पढ़ने चाहिए। एक तो होता है दैट इज जो ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में क्या हो उसका दर्पण, लेंस वाला जो चैप्टर है ना वो वाला। ठीक है, एक आई आंखों वाला, एक आपको आई के अलावा आप पढ़ सकते हो, एक तो मिरर लेंस वाला मैंने चैप्टर आपको बता दिया, दर्पण लेंस वाला। इसके बाद आपको एक रे डायग्राम वाला आता है, रे डायग्राम वाला पढ़ना है कि फोकस से कितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखी हुई है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई आंखों के डिफेक्ट वाला मैंने बता दिया। इसके बाद लो ऑफ लाइट, लाइट के जो होते हैं ना, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इनसे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला चैप्टर हो गया। तो ये कुछ चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन बनता है। फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ज़्यादातर पूछा जाता है दैट इज़ द यूनिट। कम से कम 60 70 क्वेश्चन आएंगे, उसमें 8 से 10 क्वेश्चन आपको यूनिट वाले पूछ लेंगे कि इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट क्या है। फिर मैं बात करता हूँ दैट इज़ द केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, इसके लिए सबसे पहले आप 11th और 12th की जो एनसीईआरटी की बुक्स है उसको क्लियर कर दो। देखो बहुत सारी बुक्स मार्केट में रेफरेंस बुक आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो रेफरेंस बुक कहाँ से बनी, रेफरेंस बुक में भी जो मटेरियल होता है 11th और 12th की जो किताबें वहीं से उठाया जाता है और फिर उसमें क्वेश्चन पुटअप कर दिए जाते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, 11th और 12th की किताब अच्छे से पढ़ लेना, पूरा रट्टा मार लेना है और एक बार नहीं 2 से 3 बार उसको रिवाइज कर लीजिए। फिर एक एक लाइन से आप अपना दिमाग लगाइए कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, व्हाट इज, जैसे आपको बता दिया कि पावर की यूनिट, फॉर एग्जांपल ये पावर की यूनिट है, तो आपको उसको हेडलाइन करना है, उसका नोट्स बनाना है कि पावर की यूनिट, पावर टेंस टू ये इसकी यूनिट है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। बायोलॉजी में रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड सिस्टम, विटामिन वाला, सेल्स वाला चैप्टर। ठीक है, और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, ये कुछ कुछ जो पोर्शन है ना, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे व्हाट इज़ द पावर हाउस, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ आवर बॉडी, जिसमें हमारी बहुत सारी ऊर्जा स्टोर रहती है, बहुत सारी हमारी शक्ति, कुछ भी काम करते हैं ना अपने शरीर में, तो हमारे को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, माइट्रोकॉन्ड्रिया में स्टोर्ड होती है। और एनर्जी किस फॉर्म में रहती है, दैट इज द एटीपी, एंडोजन ट्राइफॉस्फेट, और एडीपी, एंडोजन डाइफॉस्फेट। तो ये भी क्या होते हैं, एज एन एनर्जी स्टोर होते हैं। फिर आपको क्रोमोसोम वाला आ जाएगा कि हमारे ह्यूमन बॉडी में कितने पेयर क्रोमोसोम है। ठीक है, और चाइल्ड बर्थ में कितने पेयर पार्टिसिपेट्स करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स 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 वाई, एक्स एक्स पाया जाता है, दैट इज इन फीमेल, एक्स वाई पाया जाता है मेल में। जब इनके बीच रिप्रोडक्शन वाली प्रोसेस स्टार्ट होगी, तो जब एक्स वाई होता है तो आपके बच्चे का जन्म हो जाएगा, एक्स एक्स होता है तो गर्ल बेबी बॉर्न हो जाएगा। मतलब फंडामेंटल क्लियर करने हैं आपको, सारे बेसिक बेसिक चीज़ें आती है और बहुत इंटरेस्टिंग है ये सब्जेक्ट। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जब आप इंटरेस्ट से पढ़ोगे ना तो आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा।
ठीक है। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, 60 डेज़ काफ़ी अच्छा टाइम टेबल। और आपको क्या टारगेट रखना है कि 30 दिन में मैं पीसीएम को क्लियर कर लूँ, 30 दिन में मैं क्लियर कर लूँ और 1 से 2 बार रिवीजन कर दूँ। पर डे आपको 3 से 4 चैप्टर हर एक सब्जेक्ट से कवर अप करना है, क्योंकि 60 डेज़ है, काफ़ी सारे लेवल अपग्रेड होगा, क्योंकि बीएससी लेवल, एमएससी लेवल, काफ़ी हाई लेवल के स्टूडेंट इसमें बैठेंगे बीटेक वाले। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये आपका क्या डिसाइड करता है, दैट इज़ द सिलेक्शन। क्योंकि 200 नंबर में से मान लो आपने 180 नंबर ले आए, फिर भी इनसे सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन आपका डिसाइड करेगा 100 में से 60 टू 70 मार्क्स लाते हो, 70 के लगभग अगर मार्क्स लाते हो तो आपका सिलेक्शन डिसाइड होता है। और साइंस वाला यहाँ पर मात खाते हैं। तो आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी दो सब्जेक्ट इतनी अच्छे से क्लियर कर लेनी, इतनी अच्छे से क्लियर कर लेनी कि आपका एक भी नंबर यहाँ नहीं कटे। ठीक है। तो जनरल साइंस और टेक्निकल वाला दोनों पोर्शन का आपको किस तरीके से पढ़ना, कैसे आपको डिवाइड करना, ये आपको मैंने बता दिया। क्योंकि कई सारे क्या करते हैं कि जो टेक्निकल पोर्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसको दिन रात पढ़ते पूरे 60 डेज है ना इसी में इन्वॉल्व कर लेते हैं, और लास्ट में सोचते हैं 5-10 दिन हम ये पोर्शन पढ़ लेंगे, क्योंकि ये हमारा इंटरेस्ट वाला चैप्टर नहीं है, इंटरेस्ट वाला टॉपिक नहीं है, और इसको थोड़े टाइम में पढ़ लेंगे। और मैं एक चीज़ बता दूं कि जिस चीज़ को आप थोड़े टाइम में पढ़ोगे वही आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा। इसमें 2-4 नंबर भी अगर कम आ गए तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस घट जाएंगे। क्लियर है? ओके, यहाँ से क्लियर है। और ज्योग्राफी को मैं सिंपल तरीके से बताऊं, क्योंकि मैं क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा, पर आपको फीडबैक आना चाहिए कि सर हमें समझ में आ रहा है। ज्योग्राफी को हम हिंदी में बोलते हैं भूगोल। ठीक है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में कंबाइन क्लासेस चलेगी तो दोनों के लिए प्रॉफिटेबल होगा। तो कह रहा है कि ज्योग्राफी भूगोल वाली सब्जेक्ट अगर मैं पढ़ना चाहूँ, अगर मैं ज्योग्राफी वाली सब्जेक्ट को पढ़ता हूँ, तो ज्योग्राफी बना है दो सबसे, जियो प्लस ग्राफी। ठीक है, जियो प्लस ग्राफी सब्जेक्ट को तो पता है, और भू प्लस गोल। ठीक है, भूगोल। तो जियो मतलब तो होता है अर्थ, और अर्थ को हम हिंदी में बोलते हैं दैट इज द पृथ्वी। ठीक है, और ग्राफी मतलब होता है टू स्टडी, मतलब किसी के बारे में पढ़ना। तो कह रहा है कि वेन एवर वी आर इंटरेस्टेड टू स्टडी अबाउट द अर्थ, जब हम किसी पृथ्वी के बारे में पढ़ना चाहे, पृथ्वी की डिटेल में हम स्टडी करते हैं, उसी सब्जेक्ट को हम बोलते हैं ज्योग्राफी। भू के बारे में पढ़ना, भूधरा वसुंधरा पृथ्वी, ठीक है, ये पर्यायवाची चाहिए। तो पृथ्वी के बारे में पढ़ना दैट इज द भूगोल। क्लियर है? तो चलो अपने को ये चीज़ क्लियर हो गई कि भाई ज्योग्राफी क्या है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर आता है कि हमने पृथ्वी के बारे में पढ़ा, तो चलो पृथ्वी ही बना लेते हैं कि ये लो पृथ्वी बना दी। तो पृथ्वी का शेप कौन सा होगा, ये कैसे बनी होती है? तो अगर इसकी शेप के बारे में बताए तो संतरा नारंगी पढ़ते थे ना, ये खाने के लिए ही याद रखना, इसको कहीं एग्जाम में मत टिका देना, नंबर कट जाएंगे। तो इसका जो शेप होता है दैट इज द जियोइड, ओब्लेट, स्फीयरॉइड। ठीक है, तो ये है हमारा अर्थ का शेप। और अर्थ को शेप पढ़ने के बाद यहाँ पर होते हैं दैट इज द पोल। पोल को हम हिंदी में बोलते हैं ध्रुव। ठीक है, और बीच में होता है, ये होती भूमध्य रेखा। क्या होता है? भूमध्य रेखा, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है, ये क्लियर है, इक्वेटर। फिर आपके आती है अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं कैसे होती है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लेटीट्यूड मतलब लेट जाओ, ऐसे लेट जाता है, और लॉन्गिट्यूड मतलब लंबाई, खड़े खड़े नापते हैं, ये खड़ी। तो लॉन्गिट्यूड तो ऐसे चलेगी। ठीक है, लॉन्गिट्यूड। और लेटीट्यूड मतलब लेट जाओ, लेट कैसे रहा, ऐसे। तो लेटीट्यूड आपकी इस तरीके से चलेगी। क्लियर है? तो इस तरीके से ज्योग्राफी का एक बेसिक फंडामेंटल वाला सेक्शन मैंने यहीं पर आपको थोड़ा बहुत क्लियर करवा दिया। इसी तरीके से मेरी क्लासेस चलेगी, लेकिन आपका फीडबैक मिलेगा तभी मैं अपनी क्लासेस स्टार्ट करूंगा, ताकि हिस्ट्री और ज्योग्राफी से आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। पॉलिटी इकोनॉमिक्स अभी तक, जब तक सिलेबस जारी ना हो तब तक छोड़ देना। पढ़ने के लिए देखो हिस्ट्री ज्योग्राफी में भी बहुत कुछ है। ठीक है, तो इनको अच्छे से पढ़ो। ऑल द बेस्ट। और भी कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दे। बुक्स मैंने बता दी। जीएस वाले के लिए अगर बुक्स बताऊं तो लक्ष्य की बुक आती है, राजस्थान अध्ययन के 3 से 4 पार्ट आते हैं, उनको अच्छे से पढ़ लो। उनसे बार वैसे पेपर नहीं बनता, फिर भी लक्ष्य, पेनोरमा और यूट्यूब पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस है, उनको पढ़िए, आपका पेपर निकल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस कभी भी डायरेक्ट मत करना, इसके लिए आप पहले उसकी थ्योरी को अच्छे से पढ़ना। फॉर एग्जाम्पल आपने मेले पढ़े, ठीक है, राजस्थान के प्रमुख मेले, तो मेलों के बारे में पढ़ने के बाद मेलों के सारे क्वेश्चन लगाओ। फुलडोल मेला कहाँ इसका है फेमस, ठीक है, बादशाह की सवारी कहाँ का फेमस है, ये बहुत सारे क्वेश्चन फिर करना, ताकि फिर आप देखना कि मैंने पढ़ा उससे मैं लगा पा रहा हूँ या नहीं लगा पा रहा हूँ। अगर क्वेश्चन आंसर नहीं लगा पाते एक बार फिर से पढ़िए, इस तरीके से प्रैक्टिस होगी। वरना क्वेश्चन करोगे, थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो आपका कुछ नहीं होना, एग्जाम टाइम में आप कंफ्यूज रहोगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।